Javed, and today I am going to share my new video. First of all, please subscribe my channel which is on YouTube, and the name of my channel is Jia Academy. Now today I am going to discuss about depreciation, which is very important topic especially in second year commerce. जो चैप्टर मैं आपके साथ आज डिस्कस करी वो है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूँ कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़िक्स एसेट जो कि हम परचेज़ करते हैं जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। ठीक है, फ़िक्स एसेट की मैंने टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस की थी कि फ़िक्स एसेट्स आर मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, एंड देयर आर सो मैनी फ़िक्स एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है और जब हम उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, ड्यूरेशन पीरियड होता रहता है, तो उनकी लाइफ जो है, उनकी जो वैल्यू होती है बेसिकली वो डेप्रिशिएट होती रहती है। ठीक है, उसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, वो सारा का सारा खर्चा कहलाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और इस चैप्टर में हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि डेप्रिसिएशन के 5 मेन मेथड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट मेथड आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, और इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं, इससे डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है इस मेथड के लिए। वर्किंग आवर्स मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, एंड लास्ट सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, दीज आर 5 मेन मेथड्स विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेप्रिसिएशन इन आवर वीडियो। आज सबसे पहले जो मैं आपके साथ मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में सबसे पहले हमें ख्याल रखना पड़ता है मंथ्स का एंड ईयर का। कुछ ईयर गिवन होते हैं जिनका आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होता है, और मंथ्स का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होता है कि क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेसिकली डिपेंड होता है मंथ्स में। ठीक है, ड्यूरेशन में अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ड्यूरेशन पे डिपेंड होता है आपका डेप्रिसिएशन, कि आपने जिस फिक्स एसेट को यूज़ किया है उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि उसकी जितनी ड्यूरेशन होगी उतना ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप्लाई हुआ होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करी हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करी वो है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मतलब हम 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर रहे होते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के थ्रू। और फॉर्मूला इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू divided by estimated life in years। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को और डिफाइन कर देती हूँ कि जो कॉस्ट इस फॉर्मूले में मेंशन है, कॉस्ट ऑफ एसेट, हम जिस भी एसेट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर रहे होंगे उसकी जो भी कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ एन एसेट, और कॉस्ट जो भी फॉर्मूले में है उसको है कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू क्या मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज दैट अमाउंट विच कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज अपॉन रिटायरमेंट ऑफ एन एसेट। रेजिडुअल वैल्यू एक ऐसी अमाउंट है जो कि हम रियलाइज़ करते हैं कि हो सकता है कि जब ये एसेट रिटायर हो तो हो सकता है इसकी वैल्यू इतनी हो। ठीक है, ये सब कुछ रियलाइज्ड होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, कुछ भी हमें कंफर्म होता नहीं है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। हो सकता है कि जब ये मैंने इस कॉस्ट पे ये एसेट परचेज़ किया था, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको जितने साल मैंने एस्टिमेटेड लाइफ भी लगाई, मैं आपको बता देती हूँ एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ये कहलाती है कि आपने एक एस्टिमेशन लिया हुआ है कि ये एसेट जब आपने परचेज़ किया तो उसने आपको गारंटी दी कि हो सकता है कि ये एसेट इतने साल चल जाए। ठीक है, अब वो जिससे आप परचेज़ करो आपको कितने सालों की भी गारंटी दे सकता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, कि उसकी कंडीशन क्या है उस एसेट की, कि आप जो भी एसेट परचेज़ कर रहे हो उसकी क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के मुताबिक वो आपको बताएगा कि ये एसेट जो है जो आप परचेज़ करके जा रहे हो उनसे, वो इतने साल चल सकता है। ठीक है, वो भी एक एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स होती है। ठीक है, वो कुछ भी गिवन हो सकती है, सवाल में जो भी गिवन है वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ होगी या फिर एस्टिमेशन
ऑफ एसिड्स लाइफ, ठीक है। एक एस्टिमेशन होती है कि ये एसिड इतने सालों तक चल सकता है, ठीक है। इतने साल चलने के बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ये भी एस्टिमेटेड होता है, ये भी एक्सपेक्टेड होता है, जो कि कहलाते हैं रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू के बहुत सारे नाम हैं, मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ सारे नाम। रेजिडुअल वैल्यू में कह सकते हैं आप इसे, स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, और मैं आपके साथ और नाम शेयर करती हूँ, सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी नाम गिवन हो सकता है, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। हर नाम को आप इसी चीज़ से कंसिडर करोगे कि एक ऐसी अमाउंट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है जब ये एसिड रिटायर हो, जब इसके एस्टिमेटेड लाइफ पूरे हो जाए तो उसकी कीमत ये एक एक्सपेक्ट की गई है कि हो सकता है इतनी कीमत हो, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड जब आपसे मांगा हुआ होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें गिवन होंगी वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड का, यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, मैं डेट मेंशन करूँगी, डेट में हाईलाइट करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन में स्पेशली हमें ईयर्स का, मंथ्स का और डेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। On March 17, 2009, Mr. Amin purchased a machine. Cost of machine is 2 lakh, ठीक है। मिस्टर अमीन जो कि ओनर है, उन्होंने मशीन परचेज़ की और मशीन की कॉस्ट गिवन है 2 लाख। द स्क्रैप वैल्यू इज़ 20,000 और जो स्क्रैप वैल्यू गिवन है मशीन की वो है 20,000, जो कि मैंने आपको बताया कि स्क्रैप वैल्यू ये एक्सपेक्टेड है कि जब ये मशीन रिटायर हो जाएगी तो उसकी वैल्यू इतनी बच जाए, 2 लाख से 20,000 हो सकता है इसकी वैल्यू बच जाए। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। अभी मैं इतना ही सवाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए इतना सवाल ही इनफ है जिसका पूरा डाटा गिवन है, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ। जब मिस्टर अमीन ने मशीन परचेज़ की तो उन्होंने कहा कि ये मशीन 20 साल तक काम कर सकती है और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000। इसका मतलब यह है कि अगर मशीन ने 20 साल तक काम किया, मैंने मशीन को 20 साल तक यूज़ किया, तो 20 साल के बाद इसकी कॉस्ट जो है 2 लाख है, वो 2 लाख नहीं रहेगी, इसकी कॉस्ट, इसकी वैल्यू गिर के 20,000 हो सकती है, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड होता है डेप्रिसिएशन में। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी और इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप स्ट्रेट लाइन के मेथड से इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, ठीक है। सब कुछ गिवन है। सबसे पहले मैं डेटा बना रही हूँ यहाँ पे ताकि आपका क्लियर हो कि डेटा, कॉस्ट ऑफ मशीन, यहाँ पे जिस फिक्स एसेट की बात हो रही है वो है मशीन, ठीक है। किसी और एसेट की भी बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मशीन की बात करें, बट होगा वो फिक्स एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है। कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि हमारा मशीन है, कॉस्ट गिवन है 2 लाख, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया, 2 लाख। रेजिडुअल वैल्यू which is expected to realize after retirement is 20,000 and estimated life कि मशीन कितने सालों तक चल सकती है, कितने सालों तक काम कर सकती है, ये एस्टिमेशन है कि ये मशीन 20 साल तक काम कर सकती है, ठीक है। इसके एस्टिमेटेड लाइफ ईयर जो है वो 20 ईयर्स, ठीक है। अब हमें सिंपल इसको, इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है, जो मैंने आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया था स्ट्रेट लाइन मेथड का, आपके साथ स्क्रीन पे फॉर्मूला शेयर है। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करें, हम 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करें थ्रू दिस फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब 1 साल इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप्लाई हुआ है, कितना खर्चा लगा है इस मशीन के ऊपर, वो आपको आराम से कंप्यूट हो सकता है। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस, मैं बार बार फॉर्मूला से रिकॉल करूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूला रिमाइंड हो जाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है। रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय
एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। मशीन की कॉस्ट जो कि आपको डाटा में नज़र आ रही है 2 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू, कुछ भी आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स इज़ 20। जब मैं इस पूरी फॉर्मूले की कैलकुलेशन करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 9,000 पर एनम। मतलब मैंने ये 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस मशीन के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर 9,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगा है, लग सकता है। ठीक है, लगा है या कैलकुलेट हो सकता है, इसलिए क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट, इसकी रेजिडुअल वैल्यू और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ के मुताबिक हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप्लाई होगा इस मशीन के ऊपर 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि हमने किसकी कंप्यूटेशन की है। तो हमने ये एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट किए हैं 9,000 पर एनम। ठीक है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर लिखा या पर एनम लिखो एक ही बात है। पर यहाँ पे हमारी कंप्यूटेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमने 1 साल का कंप्यूट किया है कि इतना 1 साल का डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, बट इस पर अप्लाई हुआ कितना है वो तो हमने कंप्यूट किया ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कंप्यूट करना सिखाऊंगी। वो स्ट्रेट लाइन मेथड का भी हमारा फॉर्मूला जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, मेथड जो है वो कंटिन्यू है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैंने अभी आपके साथ पूरा क्वेश्चन इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में दूसरे फॉर्मूला के लिए भी डाटा गिवन है, वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी उस पर हमें वर्कआउट नहीं करना। अभी हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे वर्कआउट करना है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है। अब मैं डेट वापस रिकॉल कर रही हूँ कि जब मैंने परचेज़ किया मशीन तब मार्च की 17 तारीख थी और 2009 का साल चल रहा था। ठीक है, मार्च 17 मार्च एंड 2009। ठीक है, काइंडली कीप दिस डेट इन योर माइंड। आप ये अपनी डेट अपने माइंड में रख लीजिए। और अब मुझे कैलकुलेट कितने सालों का करना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट में मैं पढ़ूँगी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन फॉर 2009, 2010 एंड 2011। मुझे 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है। 2009 को तो मैंने मशीन परचेज़ की है और मैंने मशीन परचेज़ की है मार्च को। ठीक है, मार्च की 17 को, और 2010 और 2011 का मुझे और कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं एक डेप्रिसिएशन स्केड्यूल मेंटेन करती हूँ। ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। छोटा सा मेंटेन करेंगे आप। मैंने छोटा सा इसलिए मेंटेन किया है क्योंकि मुझे सिर्फ 3 साल का कैलकुलेट करना है। अगर आपके ईयर ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा बड़ा भी चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू और इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आपके सवाल में कितने सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी डेप्रिसिएशन स्केड्यूल, और यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ पीरियड मतलब कितने सालों का मुझे कंप्यूट करना है यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहाँ पे होगा अलाउंस, और अब आपको इस वीडियो के थ्रू आपका अलाउंस और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह। और यहाँ पे एंड में मैं कैलकुलेट करूँगी बुक वैल्यू एट ईयर एंडेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है। आई होप कि आपको पूरा चार्ट क्लियर नज़र आ रहा है। पहला कॉलम मैंने, फर्स्ट कॉलम मेरा ईयर्स का है, सेकंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, थर्ड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और लास्ट वन इज़ बुक वैल्यू एट द ईयर। अच्छा, मैं यहाँ पर ऊपर डेट मेंशन कर रही हूँ कि मैंने मशीन परचेज़ कब की है, ताकि आपके माइंड में रहे कि मैंने 17 मार्च को परचेज़ की और 2009 था। ठीक है, और मुझे कंप्यूट कितने सालों की करनी है, 2009, 2010 और 2011, क्योंकि मैं क्वेश्चन बार बार आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मैं अभी किस पोजीशन पे हूँ कि मैंने किस साल परचेज़ किया। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखूँगी पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं साल के आखिर में ही कंप्यूट करती हूँ। तो पहले मैं लिखूँगी फॉर दिसंबर 31, 2009। सबसे पहले मैं 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर रही हूँ। अब 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं किस तरह कंप्यूट करूँगी, पर एनम तो मैंने निकाला हुआ है, जो मैंने फॉर्मूले के थ्रू निकाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर एनम मैं 9,000 कंप्यूट किया। ठीक है, 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो मुझे कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पूरे साल का मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है।
लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ी है। 2009 के लिए मुझे ये वर्किंग करनी पड़ी है क्योंकि मैंने 2009 में पूरे साल मशीन को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने 2009 में मशीन परचेज़ की मार्च की 17 तारीख को, और अगर हम किसी भी महीने के आफ्टर 10th ऑफ डेट, मतलब 10 तारीख के बाद अगर मैं किसी मशीन को परचेज़ करूँगी, कोई भी फिक्स एसेट परचेज़ करूँगी, तो मैं उस महीने को इंक्लूड नहीं करूँगी। सपोज़ कीजिए अगर मैंने मार्च की 5 तारीख को परचेज़ की होती या 7 तारीख को परचेज़ की होती तो पूरा महीना कैलकुलेट होता, लेकिन क्योंकि मैंने मार्च के 17 को परचेज़ की, इसलिए मैं मार्च को काउंट नहीं करूँगी। ठीक है, ये बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ कि अगर मैंने बिफोर 10th मशीन परचेज़ की होती तो मैं मार्च को बिल्कुल कैलकुलेट करती, मैं मार्च को काउंट करती, लेकिन क्योंकि मैंने मार्च के ही आधे महीने में मशीन परचेज़ की है तो मैं 2009 में मार्च को कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैं मार्च के बाद से कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगी। मेरे साथ मार्च के बाद से आप मंथ्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 9th मंथ मैंने मशीन को यूज़ किया है। ठीक है, जनवरी हटा दीजिए क्योंकि तब तो मेरे पास मशीन थी ही नहीं। फरवरी भी हटा दीजिए। मार्च में मैंने परचेज़ की लेकिन आधा महीना गुजर चुका था, इसलिए मैं मार्च को कैलकुलेट नहीं करी। मैं यहाँ पे 9000 को मल्टीप्लाई करूँगी 9 से, क्योंकि 9th मंथ मैंने मशीन को यूज़ किया है, एंड डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी 2009 के अंदर। 2009 के अंदर हम ये कैलकुलेशन इसलिए करेंगे क्योंकि 2009 में पूरा साल कैलकुलेट नहीं हो रहा। जब मैं 9000 को मल्टीप्लाई करूँगी 9 से और डिवाइड करूँगी 12 से, तो मेरे उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट होगा 6750। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वही अलाउंस का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मेरे पास नहीं था तो मेरा प्रीवियस अलाउंस कुछ भी नहीं है, तो इस साल तो मेरा अलाउंस यही कंप्यूट होगा। अच्छा, बुक वैल्यू कंप्यूट करने का मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ। कभी भी आपको आगे फिक्स एसेट की बुक वैल्यू कंप्यूट करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काइंडली आप सब नोट डाउन कर लीजिए। बुक वैल्यू कंप्यूट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट में से माइनस करते हैं जब हम अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं, अलाउंस और डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और अलाउंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में बहुत डिफरेंस है। अलाउंस में प्रीवियस सारा डेप्रिसिएशन ऐड होता रहता है। ठीक है, अलाउंस में हम सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करते रहते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक पर्टिकुलर ईयर का होता है, एक साल का होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बुक वैल्यू कंप्यूट करने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कॉस्ट में से जब आप अलाउंस और डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो तो आपके पास बुक वैल्यू कंप्यूट हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मेरी कॉस्ट क्या है मैं आपको यहाँ वर्किंग करके बता रही हूँ। मेरी कॉस्ट जो मैंने प्रीवियस डाटा मेंटेन किया था, मैंने आपको साथ डाटा लिखा था, तो मेरी कॉस्ट ऑफ मशीन थी 2 लाख। ठीक है, तो मुझे 2 लाख में से क्या लेस करना है, मुझे 2 लाख में से लेस करना है अलाउंस, डेप्रिसिएशन नहीं, अलाउंस। जब मैं लेस करूँगी तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक साल पूरे तो नहीं, 9th मंथ मशीन को इस्तेमाल करने के बाद मेरी मशीन की वैल्यू 2 लाख से गिर के 1,90,03,250 हो गई। ठीक है, 1,93,250 मेरी मशीन की वैल्यू हो गई है सिर्फ 9 मंथ यूज़ करने के बाद। अब मुझे, क्योंकि सवाल में मेंशन है कि आप 2009 का भी कैलकुलेट करें, 2010 का भी कैलकुलेट करें और 2011 का भी कैलकुलेट करें। 2009 का मैंने कैलकुलेट कर लिया है। 2009 में तो मैंने पूरे साल नहीं इस्तेमाल की थी, जितने महीने यूज़ किए उतने साल का कैलकुलेट किया। बट 2010 में मेरे पास पूरे साल मशीन है, मुझे यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती भी हूँ, क्योंकि मैंने पूरे 12 महीने मशीन को इस्तेमाल किया है, अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो भी सेम ही आंसर आएगा। आप सब वेरीफाई कर सकते हैं कि 9,000 ही आएगा। तो मैं ये वर्किंग यहाँ पे शो करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट 9,000 यहाँ पे राइट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, क्योंकि 2010 में तो मेरे पूरे साल ही मेरे पास मशीन थी, मैंने उसको पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया, तो इसका 9,000 ही आएगा। ठीक है, अब बात हुई यहाँ पर अलाउंस की। 9,000 अलाउंस यहाँ पे मत लिखिएगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये वाला सेम यहाँ पे सेम होता है तो वो देख के यहाँ पे भी सेम लिख देते हैं। नहीं, अलाउंस में मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस डेप्रिसिएशन, प्रीवियस अलाउंसेस प्लस ऐड होते रहते हैं। तो इस वाले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मुझे प्रीवियस अलाउंस में ऐड करना है, फिर मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें आप ये ऐड करोगे, मैंने यहाँ पे बना दिया कि आप इसमें पहले ये ऐड करोगे। 9,000 को आप 6,750 में ऐड करोगे, तो अब आपका टोटल जो अलाउंस कैलकुलेट हो रहा है वो है 15,750। ठीक है,
याद रखिएगा, कभी भी सेम 9000 यहाँ पे मेंशन मत करिएगा वरना आपको पूरा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया उसके बाद अब आपको फिर बुक वैल्यू कंप्यूट करनी है। फिर मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी, फिर मैं मेरी कॉस्ट 2 लाख ही रहेगी, मेरी कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, मेरा अलाउंस में डिफरेंस आ गया, मेरा अलाउंस की वैल्यू 15,750 हो गई। ठीक है, जब मैं 2 लाख में से 15,750 लेस करूँगी तो मेरे आएगा 1,80,000 4,250 है। ठीक है, 1,84,250। अब जो है, जब मैंने मशीन को 2 साल इस्तेमाल किया, 2 साल पूरे तो नहीं थे, 1 साल पूरा था और 1 साल में 9 महीने जब मैंने इस्तेमाल किया, मतलब इतने ड्यूरेशन जब मैंने मशीन को यूज़ किया तो मशीन की वैल्यू 2 लाख से गिर के इतनी हो गई है। ठीक है, अब मुझे 2010 का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे 2011 का कैलकुलेट करना है। फॉर दिसंबर 2011 9000, यहाँ पे मैं वर्किंग शो नहीं करूँगी क्योंकि 9000 ही आएगा। 2011 में भी मेरे पास पूरे साल मशीन थी, 9000 मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगी। फिर मैं गलती नहीं करूँगी, मैं 9000 को यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। अब मुझे 9000 में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। मैंने अभी आपको बताया अलाउंसेस में प्रीवियस प्लस होते रहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये इस साल का है, ये इस साल का है, ये इस साल का है। लेकिन अलाउंस में फ़र्क यही है कि प्रीवियस अलाउंसेस हमें ऐड करते रहने हैं। प्रीवियस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन टोटल कैलकुलेट होने के बाद ही आता है, मतलब जब आप सारे अलाउंसेस प्लस करोगे तो वो कहलाएगा आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जब मैं 9000 में 15,750 प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 24,750। ठीक है, अब मुझे फिर बुक वैल्यू कंप्यूट करनी है, मैं फिर फॉर्मूले में पुट करूँगी 2 लाख माइनस 24,750। जब मैं 2 लाख में से 24,750 लेस करूँगी तो मेरे पास आएगा 1,75,250। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। ये मैंने आपके साथ स्ट्रेट लाइन का मेथड डिस्कस किया है, स्ट्रेट लाइन का मेथड जिसमें हमने कंप्यूट किया फर्स्ट एनुअल डेप्रिसिएशन। मैं आपको रिकॉल करवा दूँ पूरा फॉर्मूला। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि स्ट्रेट लाइन जो मैंने डिस्कस किया उसमें हम एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, जिसमें कॉस्ट होती है, जो भी फिक्स एसेट गिवन होता है उसकी कॉस्ट भी गिवन होती है, वो हमें यहाँ पे डालनी होती है। रेजिडुअल वैल्यू मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट उस फिक्स एसेट की वैल्यू क्या बच सकती है, वो हम एक तरह से एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू टू बी रियलाइज आफ्टर डेट रिटायरमेंट। ठीक है, उस रिटायरमेंट के बाद उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है एस्टिमेटेड लाइफ एंड ईयर्स की, वो मशीन कितने साल काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ डेटा बनाया है कि सवाल का डेटा आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, आप भी इस तरह से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले डेटा मेंटेन कर लोगे तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको आगे बार बार देखना नहीं पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपने अगर एक बार डेटा मेंटेन कर लिया तो। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। जब आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप जितने सालों की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितने सालों का आपसे मांगा हुआ है उतने साल का आपको अलग अलग कंप्यूट करना है। अगर आपसे और ज़्यादा मांगा हुआ था तो आप और कंप्यूट करते हैं, फिर मेरा ये चार्ट और बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुझसे सिर्फ 3 सालों का मांगा हुआ था और पहले साल तो मैंने परचेज़ की थी, और पहले साल मैंने परचेज़ की जिस महीने को उसकी डेट थी 17, अगर उसकी डेट 10 या बिफोर 10 होती तो मैं वो महीना भी कैलकुलेट करती, लेकिन क्योंकि मैंने मार्च की 17 तारीख को परचेज़ की इसलिए मैंने वो महीना कैलकुलेट नहीं किया। मैंने कैलकुलेट किया अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो मेरे 9 मंथ्स कैलकुलेट हुए, तो मैंने यहाँ पे 9000 को 9 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट होने के बाद पहले वाला तो अलाउंस सेम रहेगा। बुक वैल्यू किस तरह से मैंने कंप्यूट की वो भी मैंने आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया कि आप कॉस्ट में से लेस करते हो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो आराम से आपका बुक वैल्यू कंप्यूट हो जाती है। मैंने बुक वैल्यू कंप्यूट की, फिर मैंने अगले साल का इस तरह से सेम कंप्यूटेशन रही। बस यहाँ पे ये मिस्टेक मत करिएगा कि ये 9000 यहाँ पे राइट लिख कर दें वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में प्रीवियस अलाउंस ऐड होता है ताकि हमारा न्यू अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कंप्यूट हो सके। ठीक है, तो बाकी पूरी सेम वर्किंग थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी अपना सेकंड फॉर्मूला जो कि है, आपको बता दूँ कि टुडे वी हैव डिस्कस दिस मेथड। आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड कि किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्लाइनिंग मेथड जो कि डिमिनिशिंग मेथड भी कहलाता है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।